जय हिंद। मैं राम प्रकाश कंप्यूटर मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। द्वितीय पीढ़ी, इसकी शुरुआत 1956 से लेकर के 1964 तक के जो कंप्यूटर थे इसे हम सेकेंड जनरेशन की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब 1956 से लेकर के 1964 तक जो कंप्यूटर बना, इस कंप्यूटर को हम सेकेंड जनरेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जिसके 2 पैर होते हैं उसको हम लोग डायोड कहते हैं, और जिनके 3 पैर होते हैं इसको हम ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। इसका शुरुआत या इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया गया था, 1947 में किया गया था विलियम शॉकले के द्वारा। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया। मैग्नेटिक टेप के द्वारा हम इसमें डेटा को स्टोर करते थे। अब देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन की विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहले इसकी जो विशेषताएं हो जाएगी वो हो जाएगी आपका वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज़। वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हम ट्रांजिस्टर का यूज़ किए, जिससे क्या होगा कि इसके साइज में कमी होगी और एनर्जी की भी कम खपत होगी, ऊर्जा की कम खपत होगी। क्योंकि आपको पता होगा या सबके घरों में पहले नॉर्मल हम बल्ब यूज़ करते थे जो लगभग आपका 100 वाट का, 60 वाट का हुआ करता था, 110 वाट का भी आता था, 200 वाट का भी आता था, उससे ज़्यादा लाइट लगता था। आजकल हम CFL का यूज़ करते हैं और अभी तो LED का टाइम आ गया है। तो जहाँ वो एक बल्ब 100 वाट लेता था, वहाँ आज अगर हम 9 वाट के बल्ब यूज़ करते हैं या 10 वाट के यूज़ करते हैं तो 10 बल्ब उतना ही लाइट ले रहे हैं। तो उस टाइम पे हम जो वैक्यूम ट्यूब के यूज़ करते थे तो उसमें ज़्यादा लाइट की खपत होती थी। अब वैक्यूम ट्यूब के जगह पे हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, जिससे क्या हो गया कि बिजली की खपत कम हो गई। और ये जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग या फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा और स्पीड से और तेज़ी से काम करने लगा और अधिक विश्वसनीय हो गया, रिलायबल हो गया। इस जनरेशन में कोबोल तथा फोर्ट्रॉन जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया और प्रिंटर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज सेकेंड जनरेशन से ही किया जाने लगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है पेपर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस जनरेशन से किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर का प्रयोग सेकेंड जनरेशन से प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं हम थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी। 1964 से लेकर के 1971 तक, 1964 से 1971 तक के जो कंप्यूटर बने, इन कंप्यूटर को हम थर्ड जनरेशन की कैटेगरी में रखते हैं, तीसरी पीढ़ी में रखते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का यूज़ किया जाने लगा। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, या इसी को हम इंटीग्रेटेड चिप के नाम से भी जानते हैं, जिसका आविष्कार जैक किल्बी ने 12 सितंबर 1958 में किया था। और ये जो IC है ये सिलिकॉन की बनी होती है, जिसे हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। इसके यूज से क्या हुआ, इसके प्रयोग से कंप्यूटर और का आकार जो था वो और छोटा हो गया और इसकी जो स्पीड थी, गति थी, वो और बढ़ गई। अब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर देख लेते हैं, थर्ड जनरेशन के विशेषताएं देख लेते हैं कि थर्ड जनरेशन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर के स्थान पे हमने IC का यूज़ किया, आकार में क्या हो गया और छोटा हो गया और कंप्यूटर तेज हो गया। माउस तथा कीबोर्ड का यूज़ इसी थर्ड जनरेशन से प्रारंभ हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में
जितने भी हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते थे फोर्ट्रॉन और कोबोल, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा और मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया जाने लगा। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कि जो हमारा बेंगलोर शहर है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ ही क्या होता है, आपका आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी। तो 1971 से लेकर के 1989 तक के कंप्यूटर को हम फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में रखते हैं। इस जनरेशन में आईसी के स्थान पर LSIC, लार्ज स्केल आईसी, या VLSI, वेरी लार्ज स्केल आईसी का यूज़ किया जाने लगा, जिससे क्या थी कि हमारी जो CPU थी वो एक छोटी चिप में आ गई। और इन VLSI का जो हम यूज़ करते थे, इसी को ही हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। आज का जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, ये VLSI ही होता है, वेरी लार्ज स्केल आईसी ही होता है। और जिन कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे, माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ से बनने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। आज आप जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, ये सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। इस जनरेशन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जिसको हम शॉर्ट में GUI के नाम से जानते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें आप इमेज या ग्राफिक्स पे बने आइकॉन पे क्लिक करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आजकल के हम जो कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखे होंगे कि हर चीज़ के लिए एक आइकॉन बना होता है, पर्टिकुलर आइकॉन होता है। वहाँ पे आप माउस की सहायता से जाते हैं, क्लिक करते हैं, टच करते हैं और उसके बाद में अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। परंतु अगर आप डॉस की बात करेंगे तो डॉस आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, मतलब उसमें आपको कमांड टाइप करना पड़ता है, आप उसमें माउस की हेल्प से क्लिक करके अपने ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करते। तो जिसमें हम इमेज पे या ग्राफिक्स पे बने आइकॉन पर क्लिक करके अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब देख लेते हैं हम चतुर्थ जनरेशन की या फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इनका गुण था। तो पहला इसका हो जाएगा कि आईसी के स्थान पे हमने लार्ज आईसी या वेरी लार्ज स्केल आईसी का यूज़। आकार में क्या हो गई और कमी हुई, कंप्यूटर एकदम छोटे से बॉक्स के रूप में आ गया। अब जब कंप्यूटर एक छोटे से बॉक्स के रूप में आएगा तो इसकी जो लागत होगी, कंप्यूटर को डेवलप करने में जो कीमत होगी, वो क्या हो जाएगा, कम होगा। जब उसका कीमत कम होगा तो आम जो आदमी होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, ये भी क्या करेंगे कि अपने पर्सनल काम के लिए कंप्यूटर का यूज़ करने लगेंगे। और जो नॉर्मल इंसान होते हैं, मतलब आम आदमी होता है, ये भी अब इन कंप्यूटर को खरीद सकेंगे, क्योंकि इसका कीमत क्या हो गया, कम हो गया। इन कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क का यूज़ किया जाने लगा, जैसे आपका LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरह के जो नेटवर्क थे अब इन कंप्यूटरों में यूज़ किए जाने लगे। इन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपका C++, जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। और अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित करने के लिए डेटाबेस का भी प्रयोग किया जाने लगा। डेटाबेस एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ हम डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, स्टोर रखने के लिए करते हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम फाइल सिस्टम का यूज़ किया करते थे तो फाइल सिस्टम के द्वारा, मतलब आप जो रजिस्टर में जो डेटा मेंटेन रखते हैं, स्कूल वगैरह हम देखे होंगे जब आप छोटे रहे होंगे, तो
कि स्कूल में जब एडमिशन होता था तो आपका सारा डिटेल एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था। अब वो रजिस्टर को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा दिनों तक इसके डेटा को उसमें आप सुरक्षित नहीं रख सकते। इसके लिए एक नई टेक्निक लाई गई जिसको हम डेटाबेस के नाम से जानते हैं। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपने डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत 1990 से अब तक की जो भी कंप्यूटर बन रहे हैं, जो भी कंप्यूटर डेवलप किए जा रहे हैं, इसे हम फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में रखते हैं, पांचवी पीढ़ी की कैटेगरी में रखते हैं। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर का सबसे अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखें तो कंप्यूटर का निर्णय लेना, कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम ये जो फिफ्थ जनरेशन है, इस फिफ्थ जनरेशन में एक नई टेक्निक का यूज़ करने लगे जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इस एआई की हेल्प से हम कंप्यूटर में ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं या कंप्यूटर को ऐसा तैयार करते हैं कि कंप्यूटर खुद से स्वयं निर्णय ले सके, खुद अपना डिसीजन ले सके। क्योंकि कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता, और कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता तो यूज़र के द्वारा दिए गए कमांड के आधार पर ही कंप्यूटर काम करता है, खुद से कोई निर्णय नहीं लेगा। कंप्यूटर को आप बोल दिए कि आप काम करते रहो तो वो बिना थके काम करता रहेगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे कि आप बंद हो जा, तब तक वो बंद नहीं होगा। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल भी एक तरह का क्या है, आज का एडवांस कंप्यूटर ही है जो आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। अब आपका मोबाइल तब तक चालू रहेगा जब तक कि आपके मोबाइल में बैटरी रहेगी, चार्जिंग रहेगा। मतलब जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहेगा तब तक आपका मोबाइल काम करता रहेगा। कभी आपका मोबाइल ऐसा बोलता है क्या कि यार बहुत मैं थक गया हूँ, थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उसके पास आईक्यू नहीं है, वो खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता। परंतु आजकल के हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इस कंप्यूटर को देखे होंगे कि ऑटोमेटिक अगर आप काफ़ी देर तक काम नहीं करेंगे तो वो स्लीप मोड पे चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आप मोबाइल पे ही देखे होंगे कि अगर काफ़ी देर से आप मोबाइल को टच नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, उसका लाइट ऑफ हो जाता है। मोबाइल आपका चालू ही रहेगा पर स्क्रीन पे जो लाइट जलती रहती है वो बंद हो जाती है, स्लीप मोड पे चला जाता है। ये सब किस टेक्निक के कारण हो रहा है? इसी आर्टिफिशियल के कारण ही हो रहा है। और आर्टिफिशियल के द्वारा जो भी मनुष्य की तरह सोचने की क्षमता हम इन कंप्यूटर में विकसित कर रहे हैं। इस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी का यूज़ किया गया, जिससे कंप्यूटर की जो कैपेसिटी थी और प्रोसेसिंग स्पीड थी, मतलब गणना करने की जो क्षमता थी, वो और अधिक बढ़ गया। इसका ये जो पांचवी पीढ़ी है, इस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल रोबोट सोफिया है। डायग्राम में आप देख रहे होंगे, एक लड़की है, ये एक रोबोट है। और जो हम आज रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसी पांचवी पीढ़ी की देन है। इसी पांचवी पीढ़ी के कारण जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, एआई यूज़ कर रहे हैं, इसी टेक्निक के कारण ही हम आज रोबोट का निर्माण कर पा रहे हैं। रोबोट मूवी आप लोगों ने देखा होगा। अब देख लेते हैं पांचवी पीढ़ी के गुण। तो पांचवी पीढ़ी में हमने क्या किया कि अल्ट्रा लार्ज स्केल वेरी लार्ज स्केल आईसी के स्थान पे हम लोगों ने अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी का यूज़ किया। इंटरनेट का यूज़ हम करने लगे, मल्टीमीडिया का प्रयोग हम इन कंप्यूटर में करने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपका ASP.NET, जावा, VB.NET, इन तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। ईमेल, जो आप मेल सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, www वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। और ये इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे
वो यूज़र फ्रेंडली हो गए। आप आसानी से इन पे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम जितने भी एप्लीकेशंस आज यूज़ कर पा रहे हैं, एडवांस एप्लीकेशंस, जैसे आपका इंस्टाग्राम जो आप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, इसी 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की देन है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।